अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। लेजेंडरी शायर हैं, जिंदा शायर अहमद मुश्ताक इसी शहर ह्यूस्टन में खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्र भी है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, बरसों से यहीं हैं। जाने क्यों आज उनका एक शेर याद आ रहा था। पहले तो उससे रिलेट करता हुआ एक शेर बहुत मशहूर है दुनिया में कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार तक। मगर कमाल तरीके से खाया है अहमद मुश्ताक ने कि कहते हैं क्या कमाल दिमाग में फंस जाता है बाद औकात में चीज़ें कि हिजर के दम से सलामत है तेरे वस्ल की आस। हिजर के दम से सलामत है तेरे वस्ल की आस। तरो ताज़ा है खुशी गम की तवानाई से। तरो ताज़ा है खुशी गम की तवानाई से। हिजर के दम से सलामत है तेरे वस्ल की आस। बात यह है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। हर नाकामी के बाद कामयाबी की उम्मीद बढ़ जानी चाहिए और बढ़ जाती है अगर आप हर हौसला अज़्म इरादा रखते हो। मायूसी गुनाह होती है, आपकी जान ले सकती है, और अगर जान देनी है तो फिर किसी बड़े काम के लिए दी जाए, लड़ते हुए जवां मर्दी के साथ। और हम इस रम्ज़ से वाकिफ नहीं है, इस हुनर को समझ नहीं पाए अभी तक। और तीसरी दुनियाओं में ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला है कि हम जिंदगी को जानने के बावजूद कि एक बार की है, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत करते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है इसी हिफाजत में। मुझे इन बातों का ख्याल यूँ आया कि जो जाबिर हुक्मरान होते हैं ना, जालिम, जो तारीख बताती है, और इस खित्ते के खासकर लोग, वो महमूद गज़नवी को पढ़ रहा था, बचपन में भी पढ़ा था, अब फुर्सत मिली तो दोबारा भी चीज़ें देखता रहता हूँ कि 17 हमले किए थे ना। सोना लूटने आता से सोमनाथ के मंदिर से 60 टन सोना लेकर गया था वो। औरतें, बच्चे, मर्द सबको उठा के ले जाता था, इस्तेमाल करता था पहले, फिर उन्हें गुलामों की मंडियों में बेच दिया करता था। और हिंदुस्तानी खामोश पड़े रहते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे, और वो कब्जा भी नहीं करता था। मजे की बात यह है, जबकि वो कब्जा कर सकता था। लूटने के अलावा उसे कोई काम नहीं था, सबको पता था, सब नफरत करते थे, मगर मुकाबले की हिम्मत नहीं थी। तो हिंदुस्तान की तारीख देखें, गुज़िश्ता कुछ 1200 साल से अगर गौर से देखें कि मैदान ही बनी रही, इंसानी लाशों के कब्रिस्तान। अगर कोई बड़ी तहकीक हो तो करोड़ों लोगों के कब्रिस्तान निकलेंगे, सिर्फ जान अजीज होने के ना। कि ये जो खौफ है ना, तो खौफ निकाले। जिंदगी में हर कामयाबी के लिए कोई ना कोई रिस्क तो लेना पड़ता है, उससे हटकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग कहते हैं ना कि मैं सोल्यूशन नहीं बताता, सोल्यूशन ही है ये सारा कि आप अपने लिए नहीं जिंदा रहते। अच्छा, इसका मफहूम भी हम नहीं समझते। किताबों में पढ़ते हैं, नावलों में पढ़ते हैं, भाषण में सुनते हैं। मुझ जैसे भी अमेरिका में जो फारिग लोग होते हैं ना, थोड़े से भी फारिग हो जाए रिटायरमेंट के बाद स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट लाइफ में वॉलंटियरशिप लाजमी है, असाइनमेंट होता है, कराकुलम का हिस्सा है कहना चाहिए। और फिर जब फुर्सत मिलती है, बड़े से बड़े दौलतमंद, गरीब, सब हर तरह के लोग हॉस्पिटल में जाके 4 घंटे काम कर लेंगे, किसी स्कूल में चले जाएंगे, किसी नर्सिंग होम में, सड़क पर ही होनी है कि बच्चों को सड़क क्रॉस करा रहे होते हैं। हमने ये सीखा ही नहीं है, हमें सिखाया चाहिए ये सब चीज़ें। इवन ये कि बुनियादी बेसिक अखलाकियात भी मैं समझता हूँ कि रियासत आपको मैनेज करती है हर चीज़। अब एक सज़ा हो गई है फैज़ हमीद को, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा।
کہ یہ سزا اس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ جن جرائم میں اسے سزا دی ہے نا کہ سیکریٹ ایکٹ اور سیاسی مداخلت فلانا یہ وہ، اس میں سب گفتگو کا بالکل صحیح ہے کہ جی اس سے پہلے والے کیا یہ سب نہیں کرتے تھے یا اب نہیں کر رہے، اور کیا یہ سزا کنٹینیو رہے گی؟ اور ابھی نئی سزا کے بارے میں غور ہو رہا ہے کہ جی جو اور دیگر معاملات ہیں اس میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ وہ کیا ہے ٹوٹل عمران خان کے خلاف گواہ بنانا ہے، جو واؤڈا جیسے جو اصل آف اسپوکس پرسن وہ صاحب پیشن گوئیاں کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا تو یہ ہو گیا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی ہوگا، ڈرانا، خوف پھیلانا۔ تو خان صاحب کو سزا بھی ہو جائے گی، یہ نئی سزا بھی ہو جائے گی، آلریڈی پہلے سزائیں بہت ساری ہوئی ہیں، ایک سزا یہ بھی ہو جائے گی، اور اس پہ عمل درآمد بھی کر لیا جائے گا اگلے 2-4 سال، کیونکہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ نکلنا کسی نے نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ تحریک انصاف سے میں کہیں ایگری نہیں کرتا، میں 9 مئی کے واقعے کی حمایت نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں پہلے دن بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا یا شیر خان کے مجسمے کو گرانا یا کسی ایئر بیس پہ حملہ کرنا یہ سیاسی کارکنوں کا کام نہیں ہے۔ بڑے اور مظالم صحیح، بڑے مظالم ہوئے اس تاریخ میں، اس ملک کے 78 سالہ میں، مگر یہ ایک خوفناک بات تھی کہ ریاست کی بقا پہ حملہ تھا، اور میں اس پہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ خان صاحب نے اور فیض حمید نے مل کے کیا تھا، مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ لوگ یہاں تک اس حد تک انتہا تک پہنچے کیسے، وہ کیا وجوہات بنی، لوگ یہاں تک کیوں آ گئے ہیں۔ خودکشی کب کرتا ہے آدمی؟ جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو شعر سنایا کہ مایوس نہیں ہونا ہے، اور جیتتے وہ ہیں جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ڈائلاگ بند ہو جائے، جب لڑائی بند ہو جائے، اس وقت تحمل دکھانا ہوتا ہے۔ لڑائی اگر میری آپ کی ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو اے روم ٹو ہیئر ایچ ادر اینڈ آرگیو ایچ ادر، بٹ ونس یو کوائٹ اور آئی گاٹ اسٹاپ ٹاکنگ، دیٹس مین آئی آلریڈی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ناؤ اینڈ پیریڈ ڈور از کلوزڈ۔ سو تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب خان صاحب کے خلاف گواہی لی جائے گی اور پھر بھائی چھوٹ جائیں گے، اور ابھی بھی وہ جیل میں تھوڑی ہے، وہ آرمی میس میں رہ رہے ہیں فل عیاشی کے ساتھ، انہیں بہترین لائر پرووائڈ کیے گئے، ٹیم ان کی گواہوں سے ملاقات کروائی گئی، اور ایک ایک گواہ پہ کہتے ٹوٹل 18,000، حامد میر نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ ایک لائر نے تو 18 ٹوٹل میرے خیال میں 18,000 سوالات گواہ ان سے پوچھے گئے۔ کہ یہ منظر کشی کی گئی نا کہ فیئر ٹرائل ہوا، مگر پھر وہی بات ہے، کیا اس سے پہلے والے یا اب کس نے یہ کام نہیں کیے؟ اور فیض حمید نے جو اصل جرائم کیے ہیں اس طرف تو کسی نے گفتگو بھی نہیں کی۔ اس نے کتنے لوگوں کو مروایا، ڈاکٹر حسن عارف جیسے لوگ، عظیم اسکالر، دانشور، بڑے لوگ جو جمہوریت کے لیے جنہوں نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا تھا، 75 سال کی عمر میں اس آدمی کو مروایا، علی رضا عابدی کو مروایا پیسوں کے لیے، ذاتی لڑائی کے لیے، اور کتنے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اور یہ کون نہیں کرتا رہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ کون نہیں کرتا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکومت بظاہر تو انڈیپینڈنٹ حکومت کہتی ہے نا اپنے آپ کو، نواز شریف کب سے الزامات لگا رہا ہے باجوہ پر، تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ میں کم از کم ایک جگہ بڑا اتفاق رائے ہے کہ باجوہ کو بھی کٹہرے میں لاؤ، میں کہتا ہوں پاشا کو بھی لاؤ، راحیل شریف کو بھی لاؤ، حمید گل کا بھی ٹرائل ہو، وہ قبر میں تو چلا گیا، تو مشرف کا ہی ٹرائل کرنا تھا کہ وہ کمزور طبقے کا تھا۔
बाजवा को इसलिए बचाया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ था, ऑनर था, मगर आपने मुशर्रफ को तो नहीं बचाया। मैं इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बात यह है कि बाजवा को अगर नहीं लेकर आते, जिसके बारे में नेशनल टेलीविजन पर बैठकर परवेज इलाही भी क्या क्या कह चुका है, नवाज शरीफ भी क्या कह चुके हैं, इमरान खान भी क्या कह चुके हैं, और ख्वाजा आसिफ भी क्या कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं ना कि सारा खेल उसने रचाया था। एक्सटेंशन आखिर में भी मांग रहा था, मगर उसे नहीं लाएंगे। उसके लिए बॉर्डर से कहलवाते हैं कि देखिए जी वो इनकॉम्पिटेंसी थी, मिसहैप हो गया, तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यह है कि ये उकुरबा परवरी है जो ख़ानदानों को, अफराद को, कौमों को बर्बाद कर देती है। नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत माशरों को तबाह कर देती है कि एक मुक़द्दस गाय है, दूसरा नहीं है। कि फैज़ अमीर से आपकी जाती लड़ाई हो गई थी, और 9 मई में मुझे मालूम है कि विटनेसेस मौजूद है और एविडेंस मौजूद है कि सारा खेल कैसे खेला गया था, मगर फिर बात हुई है कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता जब तक आप बाजवा को कटहरे में लेकर नहीं आएंगे। बिलावल लाख कहें कि जी इमरान और फैज़ हमीद 2 फिरौन थे, बाजवा का नाम लेते हुए क्यों डरते हैं? वो भी ले ना। या आपके एमएनए बैठकर नेशनल टेलीविजन पे मुस्लिम लीग नून को डरा रहे हैं कि जी इबरत पकड़े फिरौन से, मतलब ये कि आप भी फिरौन है। किस बात पर लड़ाई है दोनों पार्टियों में हो रही है कि इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट है उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट नाम नहीं रखा गया, क्योंकि पुराना जो पिंडी वाला था जो बंद हो गया उसका नाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट था। ये दोनों पार्टियां कर क्या रही हैं? जिसकी जहाँ जहाँ तक हुकूमत है सारे दुनिया भर की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने अपने ख़ानदान के लोगों के नाम से जा रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन ये समझे कि इन 2 ख़ानदानों ने बनाया था। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल चैरिटी थी गंगाराम की, मेयो हॉस्पिटल और गुलाब देवी हॉस्पिटल, और इसी तरह पारसियों ने बनाया, हिंदू ने। हमारा मुसलमानों को तो चैरिटी में कुछ एक शौकत खानम है ना जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हम सॉरी मुझे कहने दीजिए कि हम शौकत खानम ही दिखा के चैरिटी करने वाली चीज़ें नहीं दिखाते, और अपनी दौलत से नहीं किया था खान साहब ने। खान साहब ने कौन सा जुल्म था जो आज हो रहा है जो खान साहब के दौर में नहीं हुआ? चलो मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि हमारे शऊर की कमी है, और इमरान खान से मोहब्बत कम है। स्टेट की पॉलिसी, उनका रवैया, लूट मार, उसके खिलाफ लोग खान की बात करते हैं, रोज़ कहता हूँ। बहरहाल ओवरसीज पार्टी देखें समाज को सीज कैसे किया जा रहा है, बोलना नहीं है, सवाल नहीं करना है। अच्छा, मैं एक 2 दिन से इंडियन चीज़ें ज़्यादा देख रहा था। यकीन करें अगर वहाँ की चीज़ें देखें ना, पढ़े और वीडियोज़ वगैरह देखें, तो ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी ना बोले और उनका एक्सेंट अंग्रेज़ी का भी हिंदी जैसा ना हो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि रुपया बर्बाद हो गया, महंगाई बढ़ गई और आबादी बढ़ रही है और कोई गवर्नेंस नहीं है। एयरपोर्ट पे एयरलाइन के प्रॉब्लम आए ना सामने, तो एयरपोर्ट भरे पड़े हैं, मुसाफिर रुल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी तू सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। उस वक्त कहता है कि मेरा ख़ानदान हो तुम सब, अब कहाँ है तू हमारा रखवाला कि खामोश, जब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो तू आ जाएगा। ये सब देखो मैंने क्या कर दिया कि कोविड से लेके अब तक बिल्कुल दोनों मुल्कों के एक जैसे हालात हैं, एक जैसे मसाइल हैं कि बज़ाहिर $600 बिलियन होंगे। ये भी दुरुस्त है कि वो एक व्लॉगर बता रहे थे कि इंडिया में गूगल 35 बिलियन लेकर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 15 बिलियन लेकर आ रहा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी IT कंपनियाँ सारी अगर मिला ली जाएँ 85 से 92 बिलियन डॉलर लेकर आ रही है, और नेक्स्ट 5 ईयर में $480 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। और पाकिस्तान में 81%, 81% फॉरेन फंडिंग गिर गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। जो पहले ही कितनी थी वो भी खत्म हो गई, और टैक्स बढ़ाए जाते हैं और कहते हैं कि ये कौम टैक्स चोर है। आपको पता है आप 1 लीटर पेट्रोल पे 100 रुपये टैक्स देते हैं,
लास्ट ईयर 2024 में 1147 अरब डॉलर के जो है ना रुपए का आपने टैक्स दिया सिर्फ पेट्रोल पर, और इस साल 2025 के लिए 1460 अरब रुपए का कुछ टैक्स मिलना है जो आपकी जेबों से लिया जाएगा। 100 रुपए फी लीटर और 80 रुपए डीजल के ऊपर, मगर पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता। अच्छा, इस हुकूमत के खिलाफ काम शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। कि याद है आपको मैंने बताया था कि ICSF जो जहाँ फौजी बैठे हैं, जनरल सरफराज और स्टेट बैंक और बिजनेस काउंसिल, सब मैंने आपको बताया था कि जी वो कहते हैं कि ये रियासती ढांचा जो है ये इस इकॉनमी का बोझ अब नहीं, ये इकॉनमी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती इस आबादी का, कि शरह नमू भी 2.7% है और ग्रोथ आपकी GDP जो है वो 1.56 समथिंग है। तो कैसे होगा, जितनी ग्रोथ नहीं होती उससे ज़्यादा आबादी हो जाती है। तो स्टेट बैंक भी कह चुका, बिजनेस काउंसिल भी कह चुकी, अब उसे नेशनल टेलीविजन बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, फारिग हो चुकी है, तो इसे फारिग करना है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। मगर जो मैं असल बात बताने जा रहा था कि हालात क्या है, कि बोलना नहीं है, चुप रहना है। जो मुल्क में रहते हैं वो तो है ही बेचारे, जो बाहर रहते हैं, जो जमहूरियतों में रहते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। फ्लोरिडा में एक खातून है नादिया भट्टी के नाम से, वो इमरान खान के हक में लगी रहती थी। मैं तो जानता भी नहीं था, अभी देखा मैंने जब वो चीज़ें सामने आई। उनके भाई को उठा के ले गए, उनसे कहा कि जी पहले आप माफ़ी मांगे, सब कुछ डिलीट करें तो फिर छोड़ेंगे। बूढ़े माँ बाप घर में थे, उन पर भी तशद्दुद वगैरह किया। उस खातून ने, नादिया भट्टी साहबा ने, फ्लोरिडा में रहती हैं, तो सब कुछ डिलीट कर दिया, माफ़ी भी लिख के दे दी, मगर भाई फिर भी नहीं छोड़ा। तो अब वो FBI में, CIA, कांग्रेसमैन, सेनेट सब जगह पहुंच चुकी है, और फिर विलास शुरू कर दिया कि लो जो करना करो। अब नया काम क्या करने जा रहे हैं, सुने मजे की बात। कहते हैं जो मुझे एक आर्मी के जराए ने बताया पूरे एतमाद के साथ, और मुझे मशवरे के तौर पर बेसिकली बताया कि बेकेयरफुल 3,500 ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्ट दी गई है पासपोर्ट सेल को, जो एयरपोर्ट पर बैठते हैं FIA के लोग, कंप्यूटर में डाले गए हैं कि अगर उनके पास नाइक ऑफ है, शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, डजंट मैटर कि उनके पास पासपोर्ट जो है अमेरिका का है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बरतानिया, कहीं का भी, तो वो डुअल सिटीजन हो गए ना, शनाख्ती कार्ड है, उनको वापस नहीं जाने देना है। वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनको रोक लेना है, उनकी वापसी नहीं होगी। अब ये कंट्रोल का तरीका है कि आप अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने प्यारों के लिए, फिर या तो आप सारी उम्र के लिए वतन से कट जाए। अच्छा, ये सब कुछ जब तक होता रहेगा जब तक आप यूनाइट होकर कोई काम नहीं करेंगे। 10 रन निकले, 5 रन निकले, तो वो अच्छा, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि मेरा आपका शऊर तो है ही नहीं ना, नस्लों से नहीं है, इनका भी शऊर नहीं है। इनको इतना समझ में नहीं आता कि आज की दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं वो कहाँ रवा है, वो कहाँ कंटिन्यू है। ये तो 250 साल 300 साल पहले के यूरोप में होता था, अमेरिका में भी हुआ है, मगर क्या ज़रूरी है कि हम उस पूरे प्रोसेस से गुजरे? हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट खो दें, एक दूसरे का खून बहाएं, हम एक दूसरे के बच्चों को भूख से मारें, सब छीन के लूट के ले जाएं। इतनी दौलत क्या करनी है इन्होंने? अगर इनकी बीमारियां बताऊँ ना मैं, मगर मैं ज़ातियात पे आना नहीं चाहता। खुदा की कसम, इनमें से कुछ लोग हैं जो रोटी का फपोला और भिंडी के चंद दाने खाते हैं, मगर इनकी हवस, ताकत का नशा, इनका पागलपन, अल्लाह माल हफीज, हैरानी होती है मुझे, यकीन करें हैरानी होती है कि आज के दौर में एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के कोई हमदर्द बने, एक दूसरे के मसीहा बने, मगर नहीं, हमने सब खुद खा जाना है, सामने वाले को सिसकाना है क्योंकि उसे अपने पैरों में बिठा। वो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि अब तो हालात ये हैं कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से कहो
کہ 78 سال ہم نے تمہارے لیے دعائیں مانگی ہیں، تمہاری آزادی کی، تمہاری سلامتی کی، بقا کی، تم پر رحم کی. اب وقت وہ آ گیا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے. بہرحال میں آپ کو آخر میں ایک خبر، مترازہ خبر ہے. ہندوستان کی جو فائنانس منسٹر ہے، ان کے ہسبینڈ بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور بڑی حکومتوں کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب پیشن گوئی کی ہے کہ جی جو الیکشن کے گھوٹالے ہوئے ہیں ہندوستان میں، تو خطرہ یہ ہے اب کہ مودی حکومت اپنے یہ جو ٹینور ہے پورا نہیں کر پائے گی، اور وہ اس پہ بزد ہے. ایسا کیا ہونے جا رہا ہے ہندوستان میں؟ جمہوریتوں میں، پارلیمانی جمہوریتوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت ہوگا تو پرائم منسٹر بدل جائے گا، ہو سکتا ہے نئے الیکشن ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اندر کر دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ بس 3.5 سال پورے ہو گئے. اچھا، میں تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں آخری جملہ کہ پاکستان میں تو بڑھنا شروع ہو گیا نا، جو نیشنل میڈیا پہ جس طرح سے حکومت کی ناکامی کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جی میڈیا ایک دم آزاد ہو گیا ہے حکومت کے معاملات بتانے میں. 3.5 سال، 2 سال، 2.5 سال طے کر لیں، اور پرائم منسٹر کو خود چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ گالیاں پڑے، شور پڑے اور عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے. کیونکہ جس راستے سے آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ووٹ تو اس ملک میں نہیں پڑنا، کیونکہ ابھی ہمیں شعور نہیں آیا ہے. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.